आज सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और उसमें भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस इन द ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग। इसमें से कौन सा केस नहीं है, ये बात कर रहा है। नहीं है कि बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, ये भी है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल, उसके लिए भी है। ठीक है, वो भी है, लेकिन यहाँ पर नॉट बोला है। बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट एक्यूरेट पोजीशन, ये वाला नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्सेसिबल स्टेशन इज नॉट इन वर्टिकल प्लेन, तो ये भी इसमें आता है, तो इसके लिए ऑप्शन नहीं होगा। ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग में 3 केस है और तीनों के लिए भी ऑलरेडी मैंने मेरे प्लेलिस्ट पे जाके ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग को देख सकते हैं। पहला ही वीडियो आपको पूरा केस को ही बताया है, तो ये चीजें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोंग द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग। यहाँ पे ये बताया कि इनमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट करता है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग। ठीक है, तो कौन कौन सा मेथड है? दोनों है, डायरेक्ट मेथड भी है, इनडायरेक्ट मेथड भी है। तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों को सी ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। Next, which of the following correction applied when the point are having small distance between them? Small distance between them हो तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो कर्वेचर वाला भी नहीं होता है, रिफ्रैक्शन भी नहीं होता, करेक्शन भी नहीं होता, तो नॉन ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द वैल्यू ऑफ डी है कॉमा व्हेन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। तो डी का फॉर्मूला क्या होता था? एसेसिबल होता है तो आपको पता है कि डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, ये डी हो जाता है, ये एच हो जाता है, और यहाँ पे अल्फा होता है, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे? एच अपन डी होगा, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपन टेन अल्फा, एच अपन टेन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, एच अपॉन टेन अल्फा आएगा, ये किसके? डी के इक्वल टू। तो डी इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा, बी तो बता रहा है, लेकिन टेन अल्फा जैसे ऊपर इनवर्स में ऊपर जाता है तो कॉट अल्फा हो जाता है, तो ये ए भी आपका राइट है। तो यहाँ डी ऑप्शन जो बता रहा है, ए और बी, ये भी राइट है। ठीक है, आपको पता है कि टेन का इनवर्स जो होता है वो कॉट होता है, तो ये भी थोड़ा सा ये पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, आप डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे कि बी ऑप्शन राइट है, लेकिन ये भी पूरे ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी होता है। तो पूरे ऑप्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंट से देख लेना कि कहीं मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आर यूज। दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यूज करने पड़ते हैं, तो वो कौन सा केस है? जब बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएसेसिबल होगा। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? इनएसेसिबल होगा। एसेसिबल के लिए भी एक ही जगह से एक ही स्टेशन पे काम हो जाएगा। ठीक है, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एन एक्यूरेट पोजीशन, ये वाला तो है ही नहीं है, इसमें आता ही नहीं है। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ये वाला भी पॉइंट नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएसेसिबल जब भी होगा तो दो स्टेशन पर रखेंगे। ठीक है, ये केस आपको अगर पता है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। इनएसेसिबल पे, एसेसिबल पे तो एक ही स्टेशन पे काम हो जाता है, इनएसेसिबल के लिए ही कई सारे केसेस बने हुए हैं, तो वो चीजें आप एक बार चेक कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हेन बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एसेसिबल है। ठीक है, एसेसिबल है, आर एल ऑफ बी दिया हुआ है, कैलकुलेट आर एल ऑफ बी। ओके, डी की वैल्यू दे दिया है, एंगल फॉर लाइन ऑफ साइड दे दिया है, अल्फा की वैल्यू, हाइट ऑफ एक्सिस विल बी 1.29 मीटर एंड द आर एल ऑफ ए इज 400 मीटर। मतलब देखो आपका इस तरीके का बना है। ठीक है, यहाँ का आर एल, ये ए पॉइंट है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ ये 1.29 दे दिया है, एच की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ डी की वैल्यू भी दे दिया है 24.96, अल्फा की वैल्यू भी दे दिया है 4 डिग्री 24, और अभी हमने पढ़ा डी इक्वल टू होता है
एच अपॉन टेन अल्फा। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए, आपको आर एल ऑफ ए की वैल्यू 400 है। आर एल ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 400 है। तो एच हाइट ऑफ द एक्सिस, ये एक्सिस यहाँ का एक्सिस दे दिया है यहाँ का, तो ये 1.2 एच फाइंड आउट करना है। ये एच की वैल्यू 1.2 नहीं दिया है, ये एक्सिस का दिया है, यहाँ का वैल्यू दिया है। आप सभी को रुको 1 मिनट, मैं इसको रफ करके बताता हूँ। सब रफ करके एक बार अच्छे से थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। 1 मिनट। यहाँ पे देखिए, आपका इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का। हमने क्या किया यहाँ पर, आपका स्टेशन ये रखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्टाफ को रख दिया, ये स्टाफ है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका मतलब आपको ये ए पॉइंट था, ये आपका कलर दूसरा सिलेक्ट करते हैं, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ ये बी पॉइंट है, इसका आर एल चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का ये डी की वैल्यू दी हुई है, ओके। और ये वाला जो है पॉइंट, ये एच हमें कैलकुलेट करना है, ये एच बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से जब आप इधर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल जो बना रहा है ना, ये एंगल दे दिया है 4 डिग्री 24 मिनट दे दिया है, ठीक है, 4 डिग्री 24 मिनट। तो आपको ये एच पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एच की वैल्यू है, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू 1.29 है यहाँ से ये वाला लेवल, तो ये 400 में 1.29 कर दोगे तो 400 1.29 हो गया। और फिर ये एच की वैल्यू निकालोगे, और एच की वैल्यू क्या है, D10 अल्फा 1, ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो चीजें 401.29 में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कितने में ऐड करोगे तब आंसर आएगा, 401.29 में ऐड करोगे तो अब आपका आंसर आएगा। ये एच की वैल्यू जो भी आएगा वो इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये 400 है, यहाँ पर गया तो 401.29 आया। ये एच अगर मिल जाता है, ये एच की वैल्यू, तो आप ये बी पॉइंट जो है ना, ये बी पॉइंट इस लेवल का आपको फाइंड आउट कर लोगे कि इसका आरएल क्या होगा, ठीक है, समझ में आया? इसका आरएल आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टावर टू इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट और एक टावर है, उनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर दिया हुआ है। एंगल ऑफ ए टॉप ऑफ टावर इज 5 डिग्री एंड बॉटम ऑफ टावर इज -4 डिग्री। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, किस तरीके का है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका ये टावर है, ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर देखा तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 5 डिग्री बना रहा था, लेकिन यहाँ से जब यहाँ पर देखे तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये 4 डिग्री बना रहा था, माइनस में मतलब नीचे डिप्रेशन में आ रहा था, 4 डिग्री आ रहा था, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये जो डी है वो दिया हुआ 100 मीटर। तो यहाँ से मान लो ये H1, ये H1 मान लेना, और यहाँ से H2, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प करके ये H1 H2 निकाल लोगे, तो दोनों को ऐड करोगे ना तो आपका वैल्यू मिल जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं कैलसी से आपको सॉल्व करके आंसर बता देता हूँ। देखो H1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देखोगे कि H की वैल्यू कैसे निकलेगा। H की वैल्यू D10 5 डिग्री, D10 5 डिग्री मतलब 100 और 10 5 डिग्री अगर करते हैं तो आपकी वैल्यू आ रही है 8.74। H1 की वैल्यू आ रही है 8.748 करके आ रहा है। H2 की वैल्यू देख लेते हैं, H2 की वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगा, D10 4 डिग्री मतलब 100 10 4 डिग्री अगर करते हैं तो 6.99 आ रहा है, मतलब 7 के अप्रोक्सीमेट, मतलब ये 15.73 जो दिया है ना, 15.70 नहीं 73 वाला जो है वो राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये दोनों को ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 15.73 इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ रहा है ना सभी को, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग, ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। व्हेन बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएसेसिबल एंड नियरेस्ट स्टेशन इज हाई टू अवे स्टेशन।
ध्यान से समझना कि जो नियरेस्ट स्टेशन है किससे हाई इनएसेसिबल एंड नियरेस्ट स्टेशन इज हाई, जो उसके नियर है वो क्या है हाई है। टू अवे स्टेशन, ठीक है, जैसे स्टेशन से दूर जा रहा है तो वो अवे है। कहने का मतलब है कि आपका ये कोई इस तरीके का होगा, एसेसिबल होगा। तो एक जो है एक स्टेशन आपका यहाँ पर है और दूसरा वाला ये हाइट पे है, तो उस कंडीशन में इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो वो फॉर्मूला जो बनेगा आप देख सकते हैं कि ये बी और सी दोनों राइट हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। वो चीजें आप निकालोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, फॉर्मूला जब निकालोगे तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या फॉर्मूले पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग वाला वीडियो देख लो, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा, किस तरीके का होगा, तो ये सारे आइडियाज मिल जाएंगे। तो इसमें 8 क्वेश्चन ही थे, ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। ये चैप्टर जो आपका है इससे रिलेटेड आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो बाकी क्वेश्चंस भी आपको आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट भी इसमें क्वेश्चंस एमसीक्यू के बन सकते हैं, फॉर्मूले रिलेटेड भी एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थोड़े समय में एक और ज्वाइन करना, ठीक है, थोड़े समय में इसके थर्ड वाला भी आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। तो कुछ 5 मिनट के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाइए, ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 है। ये आपका जो है यूनिट नंबर 3 है, जिसको टैक्यूमेटिक सर्वे बोला जाता है, ठीक है, टैक्यूमेटिक सर्वे है। और इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि अ ब्रांच ऑफ सर्विंग इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑब्टेन बाय इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज ए, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है टैक्योमेट्रिक सर्विंग, टैक्योमेट्रिक सर्विंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ टैक्योमेट्री, तो टैक्योमेट्री का क्या पर्पज होता है, तो कंटूरिंग भी होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी होता है, टोपोग्राफिक मैप भी, तो ये सबको इंडिकेट करता है ऑल ऑफ द एबो, तो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टैक्योमेट्री इज जनरली प्रिफर टू इफ ग्राउंड इज, तो ग्राउंड कैसा होगा तो उसको प्रिफर करता है तो अनड्यूलेटेड, अनड्यूलेटेड का मतलब उबड़ खाबड़ इस तरीके का अगर लैंड है तो ऐसी जगह का सर्वे करने के लिए टैक्योमेट्री का यूज किया जाता है। जैसे कंटूर मैप बना रहे हो, टोपोग्राफिकल मैप बना रहे हो, हाइड्रोग्राफिकल मैप बना रहे हो, तो ये टैक्योमेट्री का ही हेल्प किया जाता है। तो ये चीजें आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, अनड्यूलेटिंग के लिए ये याद रखना, अनड्यूलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़ जमीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टैक्योमेट्रिक सर्वे, टैक्योमीटर यूज किया जाता है और स्टेडिया रॉड भी यूज किया जाता है। तो टैक्योमीटर और स्टेडिया रॉड की हेल्प से हम टैक्योमेट्रिक सर्वे करते हैं, टैक्योमेट्रिक सर्वे टैक्योमीटर और स्टेडिया रॉड की हेल्प से करते हैं। तो ये दोनों को कौन इंडिकेट कर रहा है, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, अ स्टेडिया टेलीस्कोप इन अ टैक्योमीटर इज फिटेड विथ, तो कहाँ पर ये फिट होता है, तो ये फिट जो होता है वो टू एडिशनल हॉरिजेंटल हेयर, टू एडिशनल हॉरिजेंटल हेयर में ये फिक्स होता है, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इफ एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप इज यूज इन टैक्योमीटर व्हेन दैट एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइडेड इज नोन एज ए, तो जो एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइडेड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और एनालिटिकल लेंस भी बोला जाता है, कॉन्वेक्स ग्लास या एनालिटिकल लेंस, तो ये दोनों को इंडिकेट कर रहा है ए एंड सी, तो ये डी इज द राइट आंसर, डी राइट होगा। पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। जो बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप जो यूज किया जाता है टैक्योमीटर में,
एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो कॉन्वेक्स ग्लास भी बोला जाता है और एनालिटिकल लेंस भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्योमीटर कांस्टेंट, तो एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं और ये दोनों को कौन बता रहा है? सी ऑप्शन बता रहा है। दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एडिटिव कांस्टेंट फॉर द टैक्योमीटर, तो एडिटिव कांस्टेंट के लिए ये एडिशन होता है, एफ प्लस डी होता है, एफ प्लस डी। और इसकी एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है ना, वो कितनी होती है? एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू आगे आएगा क्वेश्चन, उसमें भी देख लेंगे। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है वो होता है एफ अपन आई, एफ अपन आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। दो कांस्टेंट होते हैं, एक तो एडिटिव कांस्टेंट होता है, एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है, यहाँ पर वैल्यू भी आगे देखिए, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टैक्योमीटर इज जनरली केप्ट, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट नियरर एकदम 100 के नियरर के आसपास ही होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और एडिटिव कांस्टेंट पूछेगा तो वो 0 के आसपास होता है। और यहाँ पर शायद पूछ भी दिया है, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट इन एनालिटिकल लेंस, वो 0 के पास होता है, ठीक है, 0 0 याद रखेंगे, ठीक है, एडिटिव के लिए 0 और मल्टीप्लाइंग के लिए 100। Which of the following additive constant for internal focusing tachymeter? इंटरनल फोकसिंग टैक्योमीटर के लिए एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ तक वेरी करता है, कहाँ तक रहता है? तो वो रहता है 8 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। देखो, एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 0 ही होता है, बट जब इंटरनल फोकसिंग टैक्योमीटर का किया जाता है उसके लिए एडिटिव कांस्टेंट 8 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट 13 नंबर का देख सकते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एंड सी इफ द मेजरिंग ऑफ आर टेकन बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ 50 मीटर एंड 130 मीटर डिस्टेंस अपार्ट एंड स्टडी रॉड रीडिंग विल बी दिस एंड दिस। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, के एस प्लस सी, ये डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डी वन ले लो, यहाँ पर एस वन ले लो, ठीक है। तो एक बार आपका 50 इक्वल टू एस की वैल्यू यहाँ पर रख लो 0.2024 के प्लस सी आ जाएगा, और एक बार 130 इक्वल टू 0.824 के प्लस सी ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब पे सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू मिलेगा, फिर बाद में के की वैल्यू एक में इक्वेशन में पुट कर दोगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगा, और आपका ऑप्शन आएगा पी, ठीक है। ये वाले के का वैल्यू 100 के आसपास, और सी की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू जो एडिटिव कांस्टेंट है, के आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। 100 के आसपास आएगा, एक अदर वैल्यू आएगी। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी की वैल्यू क्या आ सकती है। Next, magnification of the telescope in tachyometric should be at least dash to dash diameter, तो कितने से कितने डायमीटर में होता है? तो 20 to 30 डायमीटर होता है। कुछ क्वेश्चन तो आपको रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर भी रख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो थियरी ऑफ स्टेडिया टैक्योमीटर, तो थियरी कौन देता है? तो ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मूले हैं, सब के सब एक ही फॉर्मूले हैं। डी इक्वल टू के एस प्लस सी बोलो, चाहे देखो यहाँ पर के की वैल्यू ये देखो एफ अपन आई लिख दिया है, और डी तीसरे वाले में देखोगे कि सी की वैल्यू एफ प्लस डी लिख दिया है। तो ये तीनों के तीनों एक ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग principle say this in isosceles triangle ratio to the perpendicular to the base is constant, तो ये बताता है टैक्योमीटर, क्या बताता है? टैक्योमीटर, टैक्योमेट्री बताता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर स्टेडिया रीडिंग, उसको स्टेडिया इंटरसेप्ट बोला जाता है, ठीक है। अपर और लोअर की डिफरेंस मतलब अंतर को स्टेडिया इंटरसेप्ट बोला जाता है, तो स्टेडिया इंटरसेप्ट सी द राइट आंसर, स्टेडिया इंटरसेप्ट बोला जाता है, उसको एस से इंडिकेट किया जाता है। जो एस लिखे थे ना, के एस प्लस सी, तो ये एस जो बता रहा था ना वो स्टेडिया इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये डी इक्वल टू फॉर्मूला था ना, के एस प्लस सी, तो जिसमें एस जो है ना वो स्टेडिया इंटरसेप्ट है, ये स्टेडिया इंटरसेप्ट है, पॉइंट ध्यान में रखेंगे, स्टेडिया इंटरसेप्ट है।
नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर स्टेडिया रीडिंग ऑन स्टाफ। स्टाफ में जो अपर और लोअर स्टेडिया रीडिंग होती है उसको बोला जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट, उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, स्टाफ इंटरसेप्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, स्टेडिया मेथड कैन आल्सो बी नोन एज, तो उसको फिक्स हेयर मेथड भी बोला जाता है, मूवेबल हेयर मेथड भी बोला जाता है, टेंजेंशियल दोनों बोला जाता है। मूवेबल हेयर मेथड और फिक्स हेयर मेथड स्टेडिया मेथड में आ जाता है, और एक दूसरा आ जाता है टेंजेंशियल मेथड, वो अलग मेथड हो जाता है। तो ये दोनों को इंडिकेट कौन कर रहा है, डी ऑप्शन कर रहा है। नेक्स्ट 20 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वर्टिकल डिस्टेंस इफ स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली एंड लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड। जब ये होता है और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने होते हैं तब फॉर्मूला ये वाला होता है, v इक्वल टू के एस साइन 2 थीटा अपन 2 प्लस सी साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, याद कर लेंगे। मूवेबल हेयर मेथड कैन आल्सो बी नोन एज, तो अभी अभी हमने देखा उसको मूवेबल हेयर मेथड को सब्सटेंस मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, सब्सटेंस मेथड भी बोला जाता है। What is the formula for finding horizontal distance if staff is held vertical and line of sight is inclined? तो यहाँ पर D के लिए है, तो D के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है ये के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। दिस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन टेंजेंशियल मेथड ऑफ टैक्योमेट्री व्हेन बोथ एंगल आर एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें टेंजेंशियल में बोथ एंगल आर एंगल ऑफ एलिवेशन, बोथ एंगल आर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक होता है वन एंगल एलिवेशन एंड वन अनदर एंगल इज डिप्रेशन। तीन केसेस होते हैं टेंजेंशियल में, तो यहाँ पे दोनों एलिवेशन में है, तो जब दोनों एलिवेशन में होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एस अपन टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा टू। ठीक है, दोनों को सेपरेट करके सॉल्व करते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू आ जाता है। स्टाफ इंटरसेप्ट, यहाँ पर जो एस लिखा है ना वहाँ इसकी वैल्यू बोला जाता है स्टाफ इंटरसेप्ट, यहाँ पर जो एस है वो स्टाफ इंटरसेप्ट है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड RL ऑफ स्टाफ स्टेशन इन टेंजेंशियल टैक्योमेट्री फॉर वन एंगल एलिवेशन एंड अदर डिप्रेशन। तो जब इस तरीके का होता है तो क्या फॉर्मूले बनते हैं, तब फॉर्मूला बनता है आपका ये RL ऑफ एक्सिस माइनस बी प्लस आर होता है। अब प्रैक्टिकली अगर सॉल्व करिए हो ना तो आपको आइडिया होगा, बाकी तो आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ RL फॉर द स्टाफ बीइंग वर्टिकल पॉजिटिव स्टाफ रीडिंग एज फॉलो 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर, it being an analytical lens possess an instrumental height of 1.5 meter with RL 100 meter, line of sight place at an angle of 5 डिग्री। ये तो कैलकुलेशन बेस पे कैलकुलेट करेंगे तभी आपको आइडिया मिलेगा, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये चीजें भी आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ही आपको आइडिया मिलेगा। आंसर तो आपका ए है लेकिन आप सॉल्व करके एक बार चेक करेंगे। यहाँ पर भी आपके सामने टैक्योमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जिसमें आप रीडिंग देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये किस तरीके का है। तो स्टाफ एट बी आर 1.1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, एंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइड 10 डिग्री दिया हुआ प्लस में, प्लस का मतलब एलिवेशन है। कैलकुलेट वर्टिकल डिस्टेंस, टेक के इक्वल टू 100 और सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो वर्टिकल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरीके के क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। स्टाफ इंटरसेप्ट की बात किया तो मतलब टेंजेंशियल मेथड यहाँ पर यूज किया है और टेंजेंशियल मेथड यूज करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। और यहाँ पर भी लास्ट ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी टेंजेंशियल मेथड ही यूज किया है। स्टाफ इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब टेंजेंशियल मेथड ही आ रहा है, लेकिन एक बार इसको क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वो मेथड यूज करके आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करके और फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन देख के आपको कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर 4 और 4 यूनिट कर वाला है तो उससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन है, आई थिंक मेरे ख्याल से 73 क्वेश्चन है, तो उसको 2 पार्ट में मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, देखते रहना और अपने आप को बेस्ट बनाते रहना। देखिए क्वेश्चंस को अगर आप किए रहोगे ना, एक बार देखे रहोगे
कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्वेश्चंस करके ही जाओगे, ठीक है। और किस किस तरीके से कौन से फॉर्मूले यूज करने होंगे, तो फॉर्मूला अगर लिख के रखोगे तो आपको आसानी से उसको सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीजें नोट डाउन करके रखना और देख के रखना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, और कल फिर मिलेंगे। आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 कर्व, उसको हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखने देते हैं।